हेलो गाइस, वेलकम टू द समत्व। माय नेम इज अंकिता और आज हम डिस्कस करेंगे हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल को हम हार्डी वाइनबर्ग लॉ भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल के बारे में और डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन की जीन्स को स्टडी किया जाता है। तो उन जीन्स की स्टडी करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है, और जो वो इक्वेशन थी वो ये हार्डी और वाइनबर्ग ने दी थी। इसको और फर्दर डिटेल में स्टडी करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो गॉडफ्री हार्डी थे वो एक वो एक मैथमेटिशियन थे, और जो वाइनबर्ग थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे, और दोनों ने एक ही इक्वेशन दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, और दोनों ने सेम ईयर में दी 1908 में, और दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी 1943 तक हार्डी इस इक्वेशन को हार्डी लॉ के नाम से जाना गया, लेकिन वाइनबर्ग को कोई भी इसमें क्रेडिट नहीं मिला। इसका रीजन क्या था कि जब वाइनबर्ग ने अपना पेपर पब्लिश किया तो उन्होंने उस पेपर को जर्मन में लिखा था। अब जर्मन में इन्होंने इस चीज को लिखा जिसकी वजह से लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और इनके पेपर को अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया मोर देन 35 ईयर्स तक, 1943 तक। लेकिन 1943 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नेम था कर्ट स्टेन, और उन्होंने कहा कि और उन्होंने पॉइंट आउट किया वाइनबर्ग के पेपर को, और उन्होंने कहा कि जो हार्डी ने सेम बात बोली, वाइनबर्ग ने भी सेम वही बात बोली है। और हार्डी ने जब पेपर पब्लिश किया था उससे 6 मंथ पहले वाइनबर्ग ने पेपर पब्लिश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। और लेकिन इसका रीजन क्या था कि उन्होंने उसको जर्मन में लिखा था। लेकिन उसके बाद 1943 के बाद इस लॉ को नाम दिया गया हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। तो अभी अभी हमने बोला कि इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम इसका यूज करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे दो नेम से बना है, पॉपुलेशन प्लस जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन क्या होता है, तो जो पॉपुलेशन क्या होता है, नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का, सेम स्पीशीज का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं सेम टाइम में, और वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इंटरब्रीडिंग के लिए। मतलब क्या है, पॉपुलेशन क्या हो गया, अगर सपोज करो मैं एक ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओनली ह्यूमन बींग्स की, होमोसेपियंस की। उसमें एक सिंगल स्पीशीज है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो एक ह्यूमन बींग्स है वो कभी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी और स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन किसको कहते हैं, सेम स्पीशीज को। जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्चर में जबरा का एग्जाम्पल लिया है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया पॉपुलेशन का, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी करना जीन्स की। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है कि स्टडी करना जीन्स की एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या बोला, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है हमें। तो हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल को हम हार्डी वाइनबर्ग लॉ भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या चीज बोली, इन्होंने कहा कि जो एलील होती है और जो जीनोटाइप होता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने एक बात बोली कि आप किसी भी पॉपुलेशन को उठा लो, अगर आप उनकी एलील की और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जितनी मर्जी जनरेशन निकल जाए। लेकिन उन्होंने कुछ इसके लिए एजम्पशन दी कि अगर कोई भी पॉपुलेशन इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है तो उसके बावजूद उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको मोस्ट तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलील क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। जैसे जीन्स क्या होती है, हमारी डीएनए का वो पार्ट होता है जो हमारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आई कलर का और हेयर कलर का। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल करेक्टर लिया है, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आई कलर क्या है।
तो जीन्स क्या होता है, जीन्स हमारे डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया और हाइट होगी। लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ वहाँ पे कि हाइट कैसी है, स्मॉल है या फिर लार्ज है, हेयर कलर कैसा है, तो वो क्या है, जीन्स है। लेकिन एक जीन्स की ही मल्टीपल फॉर्म हो सकती है। एक जीन्स की क्या हो सकती है, वैरायटी हो सकती है। जैसे आई कलर क्या हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, एब्रेल्ड भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म होगी एक सिंगल जीन की। तो इसे हम कहते हैं एलील। जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हेयर कलर, तो हेयर कलर क्या हो सकता है, ब्लॉन्ड भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है एंड ब्लैक भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक सिंगल जीन की मल्टीपल फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो जीन्स क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे आई कलर और हेयर कलर। लेकिन एक एक सिंगल जीन की ही मल्टीपल फॉर्म हो सकती है, अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है, वेराइटीज हो सकती है, उसे हम कहते हैं एलील। तो अभी हमने यहाँ पे बोला कि हार्डी वाइनबर्ग लॉ ने क्या बोला कि एलील होती है और जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, ऐसे कौन कौन सी एजम्पशन बताई हार्डी और वाइनबर्ग ने, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया बताए कि अगर कोई भी पॉपुलेशन उनको फॉलो करे तो उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी और एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला उन्होंने क्राइटेरिया बताया, नो सिलेक्शन। अगर कोई भी पॉपुलेशन है उसमें उनके फिनोटाइप को लेकर कोई भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिनोटाइप क्या होता है, किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस। सेकंड बोला, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है अगर उसमें कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। थर्ड बोला माइग्रेशन, कि पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करनी चाहिए। अगर सोचो कि अगर कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जीन फ्लो होगा। जीन फ्लो होगा तो वहां पे क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। और फोर्थ बोला पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। एंड फिफ्थ बोला मेटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। तो ये 5 एजम्पशन दी हार्डी और वाइनबर्ग ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पॉपुलेशन इन 5 क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है तो उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी में और एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही है, सबसे पहले बोला पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर सोचो कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि उनके अंदर क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह का एनवायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। अगर कहीं का एनवायरमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस तो आ ही जाते हैं। थर्ड है आपका नो म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन होता है डीएनए के सेगमेंट में चेंज होना, तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ बोला नो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखे कोई भी वहां पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ बोला मेटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। सिक्स बोला जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होने चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, वो क्या करें आप। सिक्स बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होने चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं कि जिसमें क्या होता है, 2% इन्वॉल्व होते हैं एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, मतलब एक क्रोमोसोम एक सेट मदर से आता है और दूसरा सेट किससे आता है, फादर से आता है, तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अब हम एलील की और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये आपकी 2 इक्वेशन दी गई थी, जो जिसके थ्रू हम किसी भी पॉपुलेशन की एलील की फ्रीक्वेंसी को और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एलील की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। एंड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो ये दोनों इक्वेशंस हैं इसको हम कहाँ पे ये कहाँ पे वैलिड होगी, सिर्फ अगर हमारी कोई भी पॉपुलेशन कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी पी क्या है, क्यू क्या है, इसको हम आपके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।